वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मिशन कांस्टेबल 2026 में आज हमारी नेक्स्ट क्लास है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के। आपको हम बार बार चीजें बता रहे हैं हर वीडियो में कि हमारी टीम के द्वारा आपके लिए मिशन कांस्टेबल 2026 लेकर के आए हैं, जो कि आपको यूट्यूब में मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी चीजें जो भी 4 से 5 मंथ का जो सेशन रहेगा, जिसमें हम एमपी कांस्टेबल का पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देने वाले हैं। क्वालिटी बेस्ड होगा और सारा ए टू जेड आपको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है ना। तो अब की बारी वर्दी हमारी, ये लक्ष्य के साथ हमने ये मिशन की शुरुआत की है। आपको केवल इतना करना है कि हमारे इस मिशन का हिस्सा बनना है, अगर आपको वर्दी से प्यार है तो। ठीक है। और एमपी कांस्टेबल के अलावा जितने भी आपके वनडे एग्जाम हैं, बड़े एग्जाम में जैसे एमपीपीएससी वगैरह, उन सभी के लिए ये सेशन जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ जो है मिलता जुलता रहता है। देखिए, जो भी एग्जाम हो हमारे यहाँ, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, सिलेबस के जो सब्जेक्ट होते हैं सेम होते हैं, बस उनका लेवल ज्यादा कम होता है। ठीक है ना। तो सभी एग्जाम पर्पज से ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी इसको देख सकते हैं। और जो मेन फोकस है हमारा अभी, वो है एमपी कांस्टेबल को लेकर के। तो ठीक है, इसमें आपको मिलने वाला है कंप्लीट सिलेबस, पूरा हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बन रही है और क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। कब से? 11 मई से स्टार्ट हो चुकी हैं और लगातार आपको 3 से 4 वीडियोस हर दिन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई हमारी तरफ से आपकी जारी है, आपको बस अपने लिए मेहनत करनी है। डेली क्लासेस लग रही हैं, वीकली टेस्ट इसमें हम दे रहे हैं आपको, पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, साथ में ये रिकॉर्डेड बैकअप तो होगा ही, क्योंकि यूट्यूब पर ये अपलोड होने जा रही है। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है वो बता देती हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ आपको 2 क्यूआर दिखाई दे रहा है, एक टेलीग्राम का है, एक इंस्टा का है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आप चाह रहे हैं कि उसकी हार्ड कॉपी भी आपके पास हो नोट्स के तौर पे, तो आप हमारे टेलीग्राम को स्कैन करिएगा क्यूआर को और इसके माध्यम से हमसे संपर्क करिएगा। इंस्टा में जाएंगे तो आपको जितने भी करंट इश्यूज हैं, जीके जीएस हैं, उनसे रिलेटेड शॉर्ट वीडियोज आपको वहाँ पे मिलेंगी, जो आपके एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए है। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी संचालित हो रही हैं, चल रही हैं साथ में, तो उसके लिए आपको इस नंबर पे हमसे संपर्क करना होगा। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन, कहीं पर भी क्वालिटी में कमी नहीं आएगी। ऑफलाइन क्लासेस अगर आप पढ़ते हैं तो 2 वे टीचिंग हो जाएगी, यानी आप हमारे सामने होंगे, आप जैसे सवाल करेंगे, जो भी डाउट होता है तो हम तुरंत उसका निराकरण करेंगे। ऑनलाइन में आप क्या है, आप जैसे आप कमेंट में मान लीजिए आप डालते हैं अपनी समस्या प्रॉब्लम, तो हम जब उसको देखेंगे तब आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो ऑफलाइन थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाता है। और जितने भी बच्चे पॉसिबल है कि जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो आकर के करें। बिल्कुल, यहाँ फ्री, जैसे हम पूरी चीज़ें ऑनलाइन दे तो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें भी फीसेस बहुत ज़्यादा सीमित है, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे बता दें कि एमपी कांस्टेबल के साथ साथ हमारे यहाँ एक और एग्ज़ाम है, और भी दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है। इसके अलावा जो अभी चल रहा है, अभी आपका चल रहा है कौन सा, हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट आई है एमपीईएसबी की तरफ से। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, 1200 पदों में भर्ती होने वाली है। 10वीं पास वालों के लिए है, केवल 10th पास वालों के लिए है, और 18th ईयर एज होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इससे ऊपर के लोगों को भी ले सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है, मिनिमम जो है 10th पास होना चाहिए, 18 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, पे स्केल उसमें 19,500 से 62,000 है, जो कि अभी एमपी कांस्टेबल को आपको अगर पता है कि कितना है उसका पे स्केल, 19,500 से 62,000, तो पे स्केल यहाँ पर एकदम सेम है। और दोनों के सिलेबस बहुत बेहतरीन है। देखिए, एमपी कांस्टेबल में आपको सब कुछ पढ़ना है, इस वाले पोस्ट में केवल आपको क्या करना है, 10th लेवल की जो भी चीजें हैं वो आपको पढ़नी है। ठीक है, यानी आपका जो नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट मंथ में इसका एग्जाम भी होना है, ध्यान रखिएगा, अभी जून में 24-25 को जून में इसका एग्जाम भी होना है। सब कुछ इसका जो है क्लियर हो चुका है, नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया जा चुका है एकदम क्लियर। आपका एमसीक्यू टाइप का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और हाँ 140 इसमें माइनस मार्किंग रखी गई है, ये चीज है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ अभी ऑनलाइन तो नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस संचालित हो चुकी है, क्लासेस चल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक, चलिए आज की क्लास में हम आते हैं अपनी जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो
मिशन कांस्टेबल में मैं जो है आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ा रही थी, जिसमें हमने भौगोलिक संरचनाओं के बारे में देखा है, पर्वत पठारों के बारे में देख लिया, नदियों के बारे में देख लिया है, मिट्टियों के प्रकारों को समझ लिया है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के वनों को। ठीक है, वन क्षेत्र कौन कौन से हैं, कितने भागों में ये बटे हुए हैं, प्रशासनिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, या जो वायुमंडल होता है, या फिर मानसून के आधार पे, सभी को यहाँ पर हम समझेंगे। और कैसे लास्ट में इनके एमसीक्यू भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, हमने कहा ना कि आपको 100% जो है A to Z हम सिलेबस देने वाले हैं, इसलिए कुछ भी चीज आपका छूटेगा नहीं हमारी तरफ से। ठीक, तो थोड़ा सा हम डेटा वगैरह देख लेते हैं वनों से संबंधित। कैसे, जैसे मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,08,252 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमें पता है। इसके अलावा अब 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, ये जो है वनों का क्षेत्र दर्ज किया गया है 2021 की डेटा के अनुसार। मध्य प्रदेश के वनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, लगभग 94,689 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर इसकी प्रतिशत में अगर हम इस क्षेत्र को देखें तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ठीक है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30.71%, पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 3,08,252 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का लगभग 30.71% वनों का क्षेत्र है। देख पा रहे हैं आप कितना बड़ा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में वनों का है हमारे यहाँ। ठीक है, तो वनों के रूप में मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान भी है आपकी अर्थव्यवस्था में और आजीविका में, यहाँ या फिर जनजातियों के लिए विकास के लिए उनके, और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी। ठीक है, तो भारत के कुल वन क्षेत्र, जितने भी वन क्षेत्र है उसका लगभग 12.4% वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और फैक्ट है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 9.38%। ये हम पहले भी देख चुके हैं और 2-3 बार हम रिवाइज कर चुके हैं। ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना, लगभग 9.38% है हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए, हाँ, अब थोड़ा सा देखते हैं कि वनों की विविधताओं का कारण क्या है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उन वनों की विविधताओं का कारण क्या क्या हो सकता है। जैसे जलवायु हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, वर्षा हो सकती है। ठीक है ना, ये ऐसे कारण हैं जो वनों की विविधताओं के लिए जिम्मेदार हैं। वर्षा अच्छी है तो वहाँ अलग प्रकार के वन पाए जाएंगे, वर्षा कम हो रही है तो वहाँ पे अलग प्रकार के वन पाए जाएंगे। जलवायु उष्ण है, शीतोष्ण है, कैसा है, उस प्रकार से वन भी निर्धारित होते हैं। ठीक है, और मिट्टी, ये सभी, ये तीनों जो प्रमुख बेस हैं, आधार है, किसी भी देश, किसी भी विदेश यानी पृथ्वी पे कहीं पर भी जितने भी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं उनके लिए यही तीन जो है जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार की बात करें तो 18 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें से 9 प्राकृतिक क्षेत्र है और 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, यानी कृषि पर आधारित है, वहां से आप उपज वगैरह निकाल सकते हो, तो कृषि जलवायु वाले क्षेत्र ये माने जाते हैं। क्लियर है, चलिए, छोटी छोटी चीजें हैं, पूछी जा सकती हैं, इन सभी को लेकर के हम यहाँ चलेंगे। अब आते हैं इसके भौगोलिक विभाजन के बारे में। ठीक है, तो भौगोलिक रूप से कैसे इनको विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश में, देखिए, पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। देखिए, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसको ध्यान रखिएगा, कैसा है, समशीतोष्ण। ठीक है, यहाँ पर कैसी जलवायु आपको पाई जाएगी, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे, और समशीतोष्ण यहाँ की जो है क्या है, जलवायु, यानी गर्म और ठंडा दोनों का मिश्रित रूप है, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे वनों का प्रकार भी उन्हीं से मिलता जुलता रहेगा, जैसे उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है, 3 श्रेणियों में इन्हें बांटा गया है, भौगोलिक रूप से, प्राकृतिक रूप से। अब ये जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, गर्मियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो उन्हें जो है उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब नम कहा जा रहा है, यानी यहाँ पे बारिश होगी, थोड़ी अच्छी होगी बारिश, शुष्क है तो कम बारिश होगी, कंटीले वन पाए जा रहे हैं तो वहां पे वर्षा और भी कम होगी। तो वर्षा के आधार पर इन्हें जो यहाँ पर बांटा गया है वनों को। ठीक है ना,
अब देखिए, अगर उष्णकटिबंधीय वन वाले क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय नम पर्वतीय वन वाला क्षेत्र है, तो वहां वर्षा कैसी होगी? 100 से 150 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच लगभग, मतलब अच्छी सामान्य वर्षा, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ के प्रमुख वन कौन कौन से होंगे? साल, बांस, पीपल, रोजवुड। ये ऐसे वन हैं जिन्हें बारिश की जरूरत होती है, अच्छे बारिश की जरूरत होती है, पानी की आवश्यकता होती है। आप इससे भी लगा सकते हैं, अगर कहीं पे वर्षा अच्छी हो रही है तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, कौन सा ऐसी वनस्पति है, कौन सा ऐसा पेड़ है, वृक्ष है जिसे पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए, तो वो उस क्षेत्र में ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा आप रिलेट करके चीजों को पढ़ा करिए। चलिए, अगर हम उष्णकटिबंधीय नम पर्वतीय वनों की बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? सीधी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। अगर आप मध्य प्रदेश के मैप की अगर हम बात करें, तो हम ये कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, जिले के देख लीजिए, सीधी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, उमरिया, यानी ये पूर्वोत्तर छोर, ठीक है, सॉरी, मतलब पूर्वी भाग जो हिस्सा है आपका, वहां पे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्वतीय वन। और यहाँ पे वर्षा कैसी है? 100 से 150 सेंटीमीटर, यानी अच्छी वर्षा है। और ये क्षेत्र कौन सा है आपका? हमने पर्वत पठार पढ़े हैं ना, तो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, सतपुड़ा का मैकाल वाला क्षेत्र है, महादेव श्रेणी वाला क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पे वन बहुत अच्छे हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वन। अब यहाँ पे वर्षा शुष्क लिखा हुआ है, यानी वर्षा थोड़ी कम होगी। ठीक है, कितनी? तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है ये। यहाँ जो प्रमुख वृक्ष पाए जाएंगे वो है सागौन, शीशम, नीम, पीपल। यानी इन जो वृक्ष हैं, इनके मुकाबले इन वृक्षों को, इन वनों को पानी की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए इनकी अधिकता है इस क्षेत्र में। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? छतरपुर, पन्ना, छिंदवाड़ा, दमोह, सागर, जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद आदि। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वन जो है विशेष रूप से पाए जाएंगे, बहुलता से पाए जाएंगे। ठीक है, तीसरा प्रकार है प्राकृतिक वर्गीकरण के रूप में आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार। अब कांटेदार है, कटीले वन पाए जा रहे हैं, यानी क्या होगी? वर्षा बहुत कम होगी इन दोनों के अपेक्षा। तो लगभग 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाला ये क्षेत्र है। प्रमुख वन कौन कौन से? जो कांटेदार वन जो भी आप जानते हैं, बबूल है, शीशम है, तेंदू, कीकर, नीम आदि, ये इस तरह के जो है वृक्ष पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो देखिए, श्योपुर, निमाड़, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी आदि ये प्रमुख जिले हैं। और इन जिलों का अगर हम मैप में देखें तो ये आपका उत्तरी छोर, उत्तरी वाले जो क्षेत्र है, चंबल क्षेत्र कह सकते हैं आप, उन क्षेत्र के जो भी जिले हैं वहां पे उष्णकटिबंधीय कटीले वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक रूप से 3 विभाजित भाग हो गए वनों के मध्य प्रदेश में। इसके अलावा प्रशासनिक क्षेत्रों में भी देख लेते हैं। प्रशासनिक रूप से भी वनों को बांटा गया है, यानी शासन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो कितने प्रकार से हैं? ये भी आपके 3 प्रकार के हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन क्या होते हैं? देखिए, इनका नियंत्रण किस पर होगा? इन पर नियंत्रण किसका होगा? शासन का नियंत्रण, शासन का कंप्लीट इसमें जो है कंट्रोल होगा। सबसे अधिक नियंत्रित क्षेत्र ये होंगे, यानी आप यहाँ क्या क्या नहीं कर सकते हैं? जो भी वन में कार्य होते हैं, शिकार करना, चराई करना, लकड़ी काटना, ये इस तरह के कृत्य जो है पूरी तरह से निषिद्ध होंगे, पूरी तरह से यहाँ पे वैलिड नहीं होंगे। यहाँ आपको पूरी तरह से प्रतिबंधता मिलेगी, आप वहाँ पर ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नॉर्मली आप बिना परमिशन के वहाँ जा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं आरक्षित वन। और क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 61,886 वर्ग किलोमीटर ये जो क्षेत्र है वनों का, जितना भी पूरा वन था उसमें से आपका कितना, लगभग इतने वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो आरक्षित वनों के क्षेत्र में आता है, ध्यान रखिएगा। और प्रतिशत में देखें तो वही 65.35% ये क्षेत्र आरक्षित वनों के क्षेत्र में आता है। इन क्षेत्रों में ये कृत्य जो है पूरी तरह से निषिद्ध होते हैं। क्लियर है? दूसरा है आपका संरक्षित वन। ये भी जो है इनका भी नियंत्रण शासन के अधीन होता है, सरकार का इसमें कंट्रोल होता है, लेकिन कुछ हद तक इसमें कुछ चीजों की छूट रहती है। सीमित उपयोग की यहाँ पे अनुमति होती है, यानी आप चराई कर सकते हैं। ठीक है, जो जानवर होते हैं पशु चारण वो आप करा सकते हैं। लघु वन उपज जो है संग्रह कर सकते हैं आप।
जैसे लकड़ी है, ठीक है, पेड़ है, साल, सागौन है, कोई भी है, शीशम है, उनकी जो लकड़ियां गिरी हुई है नीचे, आप जाके उसको उठा सकते हैं। दूसरे अगर महुआ वगैरह है तो महुआ के आप महुआ समेट सकते हैं, वहाँ से जो है हर्रा जो भी फल फूल जो भी आप वहाँ से पेड़ के द्वारा दिया जाता है वो आप ले सकते हैं। लेकिन पेड़ों की कटाई आप नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार की पशुओं को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसा वहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, नियंत्रित होता है, लेकिन यहाँ पे अनुमति होती है कुछ हद तक, ठीक है। तो ऐसे वाले वन कितने हैं क्षेत्रफल की दृष्टि में? 31,098 वर्ग किलोमीटर, इतना क्षेत्र जो है संरक्षित वनों के क्षेत्र में आता है। और प्रतिशत में देखा जाए तो 32.84%, लगभग आपका 33% जो है वन संरक्षित वन के क्षेत्र में आते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा जो आपको कंफ्यूजन होता है लोगों को, वो चीज यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि आरक्षित जो है, एक मिनट, जो आरक्षित वन होंगे जिसमें पूरी तरह से कंट्रोल होगा सरकार का, और वहां पर आना जाना चराई किसी भी प्रकार से पूरी तरह से निषिद्ध होगा, वहां पे आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। संरक्षित में क्या होगा, कुछ चीजों की अनुमति होगी, चराई, लघु वन उपज संग्रह करना आदि, ठीक है। अब अवर्गीकृत वन में आते हैं। अवर्गीकृत वन का मतलब है यहाँ आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप जाकर के वहाँ कोई भी काम आप कर सकते हैं, लकड़ी कटाई कर सकते हैं। यहाँ पे नियंत्रण जो है बहुत कम हो जाता है शासन का, ठीक है ना। तो चारण पशु चारण कर सकते हैं, आप जाकर के कटाई कर सकते हैं, वहां से वनस्पतियां औषधि जो है एकत्रित कर सकते हैं। और ऐसा है तो इस तरह का वन भी बहुत कम होगा, कितना, तो लगभग 1705 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है आपके अवर्गीकृत वन में आता है। और प्रतिशत में 1.80%, लगभग 2% वन जो है आपके अवर्गीकृत वनों में आते हैं। तो ये था कौन सा, प्रशासनिक आधार पे वनों का वर्गीकरण। क्लियर है, दोनों हमने देख लिए, एक प्राकृतिक हो गया और आपका एक जो आपके प्रशासनिक रूप से बांटे गए हैं वो वन हो गए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब जो वन है हमने देखे कि प्रशासनिक रूप से कैसे उन्हें बांटा गया है, प्रशासनिक रूप से उन्हें कैसे बांटा गया है। तो आप उन क्षेत्रों को भी देख लेते हैं कि कौन से वन जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, प्रशासनिक रूप से ही देखना है, ध्यान रखिएगा। जैसे राजगढ़ है, तो राजगढ़ में संरक्षित वनों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, संरक्षित वनों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, यानी यहाँ पे जो है कुछ अनुमति होगी लेकिन प्रतिबंधित होगा। छतरपुर सबसे कम आरक्षित वन वाला क्षेत्र है, ठीक है। वहीं खंडवा सर्वाधिक आरक्षित वन वाला क्षेत्र है, ठीक है। संरक्षित आरक्षित दोनों मैंने क्लियर करा दिया है। उज्जैन सबसे कम संरक्षित वनों वाला, प्रतिशत में वनों वाला क्षेत्र है। तो अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि कभी डेटा में आपका या फिर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सबसे कम आपका संरक्षित वन प्रतिशत वाला क्षेत्र कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है, फिर आरक्षित में पूछ दिया जाए कौन सा सबसे ज्यादा आरक्षित वाला क्षेत्र है या सबसे कम कौन सा वाला है, तो आपको ये चारों जिलों के नाम याद रखने हैं। ये यहाँ पे डेटा में ये दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़े, ठीक है। अब जो वन उपज हैं जो कि आपके मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं, यहाँ की जीवन यापन शैली में योगदान दे देते हैं, जनजाति विशेष को जो है उनके जीवन यापन के लिए जो भी योगदान देते हैं, उन उपज को यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे प्रमुख वन उत्पाद में से सागौन, साल, बांस ये आते हैं। और लघु उपज ये बड़े उपज हो गए, बड़े वृक्ष हो गए, जिनमें से आर्थिक रूप से आप इनका जो है संग्रह कर सकते हैं, यहाँ से आप अर्थव्यवस्था में जो है इनसे मदद मिलती है। लघु वनोपज जिसके लिए लघु उद्योग वगैरह भी यहाँ बनाए गए हैं, जैसे आपके तेंदुपत्ता हो गया, रॉल, गोंद, फल फूल में आपके महुआ, हर्रा, भिलाला आ जाएंगे। गोंद आपका खैर, लाख, गोंद ये हो गए, इन श्रेणी में आते हैं। पत्ते में तेंदुपत्ता, तो तेंदुपत्ता के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख है, प्रसिद्ध है आपका मध्य प्रदेश, आपको पता है, ठीक है ना। और ये उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका इनकी रीढ़ है, इनकी रीढ़ है। ये सारी चीजें जो है हो जाती है, एक नजर में इनको भी हमने देख लिया, छोटी छोटी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी वन उत्पाद हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में, और किन क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इसके बारे में भी। जैसे सागौन, सागौन सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है।
वन क्षेत्र का 19.36% भाग, वन क्षेत्र जितना भी है हमारा उसका लगभग 19.36% भाग में ये पाए जाते हैं। देखिए कितना बड़ा प्रतिशत में ये सागौन जो है हमारे यहाँ पाए जाते हैं और बहुत ही प्रमुख इमारती लकड़ी है ये। कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पे वर्षा 75, हमने स्टार्टिंग में देखी थी, जहाँ पे वर्षा बहुत अच्छी होगी तो उष्णकटिबंधीय नमी वाले क्षेत्रों में ये पाए जा रहे थे। सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र था आपका वहां पे, ठीक है। तो वर्षा कैसी होनी चाहिए इसके लिए? 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। क्षेत्र हमने देखा था होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, ये प्रमुख क्षेत्र है। उपयोग कहाँ होती है? तो इमारती लकड़ी के रूप में, भवन निर्माण में, उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर वगैरह में इनका प्रयोग किया जाता है। वहीं साल की बात करें तो सागौन के बाद दूसरा प्रमुख इमारती लकड़ी है ये। इसका साइंटिफिक नेम है सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा प्रमुख इसका साइंटिफिक नेम है। वर्षा कैसी होनी चाहिए? 125 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक, मतलब और अच्छी वर्षा होनी चाहिए। वहां पे आपको क्या मिलेगा? आपको साल के वृक्ष मिलेंगे, साल के वृक्ष मिलेंगे। और मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए? लाल मिट्टी वाले क्षेत्र ये होने चाहिए। क्लियर है? चलिए, उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में, भारी और जो भी आपके भारी निर्माण में, फर्नीचर में ही इनका प्रयोग किया जाता है। बांस की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है डेंड्रोकैलेमस। डेंड्रोकैलेमस 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। ये नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मध्य प्रदेश के प्रमुख वन उपज के नाम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कागज उद्योग हो गया, टोकरी निर्माण, स्थानीय वास्तुकला, यानी छोटे छोटे जो आपके उद्योग वगैरह है जिससे आप कुछ उपज प्राप्त कर सकते हैं, कुछ आपके जो है कमाई का साधन हो जाता है आपकी जनजाति विशेष के लिए, ठीक है। तो इस तरह के ये प्रमुख आपके वनोपज है जो आपको अर्थव्यवस्था में छोटा छोटा योगदान देते हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। कुछ और भी छोटे छोटी चीजें हैं, जैसे देख लेते हैं तेंदुपत्ता के बारे में। तो तेंदुपत्ता के मामले में जो है हमारा राज्य बहुत बड़ा राज्य, प्रमुख राज्य है पूरे देश में, ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित बीड़ी उद्योग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है। यही चीज मैंने स्टार्टिंग बताया कि देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान है, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं तेंदुपत्ता पेड़, ठीक है। खैर, खैर की लकड़ी से कत्था बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके छोटे से बड़े हर एग्जाम में कई बार अक्सर पूछा जाता है कि खैर जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यह खैर से क्या बनाया जाता है? तो कत्था जो है बनाया जाता है, कत्था जो आपके पान में प्रयोग होता है उसे खैर के पेड़ से निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका उपयोग रंग रोटन में किया जाता है, टैनिंग वगैरह में किया जाता है, औषधि कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वहीं अगले हम वन उपज की तरफ चले तो गोंद है, लाख है, ये सभी जो है कैसे आपके वन है, ये छोटे छोटे उद्योगों के लिए जिम्मेदार है मध्य प्रदेश में और उनकी अर्थव्यवस्था में, राज्य की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। महुआ आदिवासी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ये फूल होता है एक तरह से, ठीक है, वृक्ष का फूल होता है और जिसका यहाँ पे क्या किया जाता है, इसका उपयोग भोजन के रूप में, दवा के रूप में, तेल और पारंपरिक शराब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे वनोपज हैं, लघु वनोपज हैं जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, अब वनों से संबंधित एक दो चीजें और रह जाती हैं, जैसे सरकार की तरफ से इनके संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, कुछ योजनाएं लाई गई हैं, उनको यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब लाई गई थी? 1952 में। वहीं दूसरा आपका सामाजिक वानिकी, ये लाया गया था योजना। क्यों लाया गया था? उद्देश्य है निजी वृक्षारोपण और कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, और ये लाया गया था आपके 1976 में। अगला है आपका पंच वन योजना। इस योजना का उद्देश्य है 33% से कम वन आवरण वाले जिलों में लक्षित वनीकरण, यानी वनीकरण के लिए लाया गया था, इस उद्देश्य से लाया गया था इस योजना को 1976 में। इसके बाद है नई वन नीति, वन संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया था 2005 में। लास्ट है आपका विद्या वन योजना, स्कूली शिक्षा के साथ पर्यावरण जागरूकता का एकीकरण करना, यानी स्कूली शिक्षा में आपको पर्यावरण के माध्यम से वनों के लिए जो है जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य था, 2007-8 में लाया गया था। तो ये प्रमुख कदम या प्रमुख नीतियां, योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा वनों के संरक्षण के लिए लाया गया था। लास्ट में यहाँ पे हम देखेंगे वनों से संबंधित जो प्रोत्साहन या सम्मान है, ठीक है।
देखिए, वनों के संरक्षण के लिए ये बहुत अच्छा कोई काम करता है वनों के संरक्षण के क्षेत्र में, तो उनके लिए यहाँ पुरस्कार की भी प्रावधान है, पुरस्कार का भी यहाँ पे रखी गई है बातें। ठीक है, कौन-कौन से, जैसे बसावन मामा स्मृति पुरस्कार कब दिया जाएगा? वन संरक्षण और संवर्धन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को या संस्थाओं को प्रदान किया जाएगा। दूसरा है वन प्रहरी पुरस्कार, अवैध कटाई रोकने, जंगल की आग पर नियंत्रण और वन्य जीव संरक्षण आदि साहसिक कार्यों में योगदान के लिए ये आपके पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो इन्हें दोनों को आप ध्यान रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं और किससे संबंधित है? वनों से। हो सकता है केवल आपका पुरस्कार का नाम पूछ दिया जाए और पूछा जाए ये किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों आपके मध्य प्रदेश में यानी राज्य के अंतर्गत वनों के संरक्षण से संबंधित पुरस्कार हैं। अब जब इतनी सारी चीजें हो गई हैं वनों से संबंधित, तो अब लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी हम शॉर्ट में जल्दी से देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन कैसे हैं आपके? ये आपके प्रीवियस ईयर में एमपी कांस्टेबल में ही पूछे गए क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन में सारे दिए हुए हैं। शुष्क पर्णपाती वन, क्योंकि शुष्क जलवायु जो है आपका यहाँ का समशीतोष्ण जलवायु है मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा, मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय कटीले वन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? जहां पे वर्षा बहुत कम होती है, हमने देखा था 75 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है, या उससे भी कम। तो कहाँ पे ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं? अगर क्षेत्र पूछें तो भी ये आप बता दीजिएगा कहाँ पे आपके ये पाए जाते हैं, ठीक है। जो उत्तरी क्षेत्र है हमने देखा था। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग किस श्रेणी में आता है? तो आरक्षित वन वाला। स्टार्टिंग में हमने देखा था सबसे बड़ा प्रतिशत में जो क्षेत्र पाया जाता है वो आरक्षित वनों वाला क्षेत्र है, वनों के रूप में। मध्य प्रदेश में साल के वन मुख्यतः किस भाग में पाए जाते हैं? तो पूर्वी भाग में, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, ये जिले हमने देखे हैं, ठीक है। आगे, हाँ, क्या बोल रहा है कि टाइगर स्टेट के रूप में आप वन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है आपका इसमें कि टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश, बहुत ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किन जीव के संरक्षण के लिए है? तो मुख्य रूप से बारहसिंगा के संरक्षण के लिए निर्धारित है, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन प्रसिद्ध पुस्तक से संबंधित माना जाता है? तो हमने देखा था जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे आपको मोगली की कहानी आपको देखने को मिलती है, यानी जो मोगली जो कथित एक कहानी है वो यहीं से निकल करके आई है, ठीक है ना, जिसके लिए जंगल बुक, द जंगल बुक जो है यहाँ पे लाई गई थी, जिस पर आपको देश में विदेश में इससे संबंधित जो आपके कार्टूनी जो है आपको मूवीज वगैरह देखने को मिल जाएंगी। तो वो कहाँ से प्रेरित है? हमारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जो कि आपका पेंच नदी के किनारे पर स्थित है। कल ही, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कल ही देखा था, ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे क्या, नदियां, ठीक है। लास्ट है, मध्य प्रदेश में सागौन के वन मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सतपुड़ा क्षेत्र में, बहुत अच्छी वर्षा होती है वहीं पाए जाएंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा जिला कटीले वनों का प्रमुख क्षेत्र है? मुरैना, उत्तरी भाग हमने देखा था, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ठीक है। तेंदुपत्ता का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग के लिए किया जाता है? बीड़ी उद्योग के लिए, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, सारी चीजें हमने इसलिए शॉर्ट में देख लिया है। चलिए, तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी, और इसके अलावा आपको दूसरे भी क्लासेस आपको साथ में मिल रही हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एमपी कांस्टेबल से चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, स्टैटिक जीके में आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में पुरस्कार हो गए, संस्थान हो गए, ये सभी जो है पैरेलल चल रही है साथ में। सारी क्लासेस आप लोग देखिएगा, अटेंड करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।